अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंटिन्यू करते हुए हम अब पढ़ते हैं गांधी के बारे में, जिसके ऊपर एक सेंटर्ड क्वेश्चन आ सकता है या इनके किसी मूवमेंट के ऊपर कोई भी एक सेंटर्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो डिस्कस कर लेते हैं हम ऊपर ऊपर से क्या चीज़ है। तो गांधी जी जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में गुजरात के पोरबंदर में, जिनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि अपने घर के सबसे छोटे बेटे थे, यंगेस्ट चाइल्ड थे। इनकी स्कूलिंग जो राजकोट में हुई थी, इनके फादर जो थे वो एडवाइज़र थे एक लोकल रूलर के लिए, रूलर के। तो इस वजह से इनकी जो स्कूलिंग थी वो राजकोट में आसानी से हो गई थी। साथ ही 13 साल की उम्र में इनकी शादी कस्तूरबा गांधी के साथ हो गई थी। सितंबर में 1888 में लॉ पढ़ने के लिए ये इंग्लैंड चले गए। फिर उन्होंने वहाँ से बार काउंसिल का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और ये प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। इंडिया में वापस आए प्रैक्टिस करने के लिए बॉम्बे में 24 साल की उम्र के अंदर, पर ये सक्सीड नहीं कर पाए उसके अंदर। ये साइकोलॉजिकली अनेबल थे क्रॉस एग्जामिन करने के लिए विटनेस को, जिसकी वजह से ये अपने घर वापस पहुंच गए पोरबंदर में। इनके पास इनफ नॉलेज नहीं थी इंडियन लॉ सिस्टम की, और इनको कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि ये इंडिया में कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी प्रैक्टिस को। साथ ही अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी वरीड थे। और इनको जॉब जो है एक ऑफ़र होती है इंडियन बिजनेसमैन से, जो कि साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे। उन्होंने इनको 105 पाउंड की सैलरी दी 5 महीने के लिए, साउथ अफ्रीका आके काम करना था इनको। तो इस तरीके से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है हमारी साउथ अफ्रीका में। तो 24 ऑफ मई के अंदर 1893 को ये डुरबन पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, जहां पे काम करना चालू करते हैं एज अ लीगल काउंसिल फॉर दादा अब्दुल्ला। इनके लिए इन्होंने यहाँ पे लीगल काउंसिल चालू करा, क्योंकि इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता था ना, पर बाकी तो लीगल काम में जानते ही थे। तो उन्होंने लीगल काउंसिल चालू कर दिया दादा अब्दुल्ला के लिए। 1 मंथ के बाद क्या हुआ, इन्होंने जब ट्रैवल किया था पिटोरिया से बाय ट्रेन, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे ये, पर इन्हें फिर भी ह्यूमिलेटेड किया गया, उन्हें बेइज्जती करी गई और इनको बोला गया कि आप थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाके बैठो। इनके पास टिकट था फिर भी इनको बोला गया। अब क्या हुआ, इन्होंने जाने से मना कर दिया, तो उनका सामान ट्रेन से बाहर फेंक दिया और इनको पूरी रात ही वहाँ प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा बाहर, जो इनके लिए बहुत ही ह्यूमिलेशन की बात थी। ये इनका पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जो इन्होंने रेसिज्म फेस किया था साउथ अफ्रीका के अंदर। अब जो है गांधी एक लेटर लिखते हैं और ये पिटिशन करते हैं अथॉरिटी से, ऑफिशियल से, कि वो प्रॉपरली एड्रेस करें इस इशू को, और बोला जाए कि इंडियंस जो हैं, जिसके बाद इंडियंस को फर्स्ट और सेकंड क्लास की टिकट्स मिलनी भी मिलनी चालू हो गई थी, जो कि एक छोटी सी जीत मान सकते हैं गांधी की उस टाइम पे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था वो बहुत कॉमन था इंडियंस के खिलाफ साउथ अफ्रीका के अंडर, पर इंडियंस को अलाउ नहीं था फिर भी फुटपाथ पर चलना। मतलब कि जैसे आप जानते हैं अपार्थाइड था, ब्लैक्स के लिए अलग था, वाइट्स के लिए अलग जगह रहती थी रहने के लिए। साथ में ऐसे ही नियम जो थे इंडियंस के ऊपर भी अप्लाई हुआ करते थे, जहाँ पे उन्हें पब्लिक फुटपाथ पे नहीं चलना है, रात को 9 बजे के बाहर नहीं निकलना है विदाउट परमिट। समहाउ जैसे आप देख सकते हैं अनटचेबिलिटी इंडिया में प्रेवलेंट थी, वहाँ पे अपार्थाइड था, या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कह सकते हैं। तो इन्होंने प्रिटोरिया में जब वर्क करना स्टार्ट किया, इन्होंने सारे इंडियंस को एक मीटिंग के लिए बुलाया। इनका क्योंकि प्लान नहीं था अफ्रीका में कोई लंबे टाइम रहने के लिए, तो इन्होंने जैसे ही काम ख़त्म किया अपना, अब्दुल्ला केस का ख़त्म किया काम 1894 में। पर एक वजह फिर भी इनको वहाँ रोके रखी थी, वो थी ये जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ उनके खिलाफ चल रही थी इंडिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका में, वो इन्हें वहाँ रोकने पे मजबूर करे हुए थी। अब इनका स्ट्रगल बिगैन होता है, जैसे कि इनको पता था कि इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, केस खत्म हो चुका है, तो इन्हें वापस जाना है। तो उन्होंने सभी इंडियन लोग को वहाँ पे फेयरवेल पार्टी के लिए बुलाया था डिनर टेबल पे, अप्रैल 1894 में, जहाँ पे इन्होंने डिस्कशन किया बिल के ऊपर, जहाँ पे डिनाई करते थे इंडियंस का राइट टू वोट। मतलब कि ये उस टाइम की ताज़ा खबरें थी कि इंडियंस को जो नया बिल आया उस पर डिस्कस करते हुए इन्होंने पता लगा कि राइट टू वोट तो है ही नहीं इंडियंस के लिए साउथ अफ्रीका में। तो इन्होंने राइट प्रपोज किया टू द एक्सक्लूसिव यूरोपियन राइट्स, मतलब कि उन्होंने यूरोपियन राइट्स कर दिया उसको करार बाय द ब्रिटिश। और गांधी ने साथ में बोला कि ऐसा बिल कोई भी पास नहीं होना चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये पास नहीं होना चाहिए, वरना ये हमारी कफन में पहली कील साबित होगी। साथ में गांधी जी वहाँ पे 1 महीना और रहने के लिए हामी भर देते हैं और वहाँ रहते हैं। अब गांधी जी की उम्र 25 साल हो गई थी, उनके पास गुड नॉलेज थी, इंग्लिश लॉ से पढ़े हुए थे, इंग्लिश आती थी अच्छी उनको, और वो एक बैरिस्टर भी थे। जिस नाते
वो ब्रिटिशर से एक अच्छी लैंग्वेज में बात कर सकते थे, क्योंकि उनको उनके तौर तरीक़ों के बारे में बहुत पता था। और इस वजह से लोगों ने बोला कि इस मीटिंग में कि आप हमारे लीडर बन जाओ, गांधी को। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है गांधी का लीडर वाला फेज़। अब 1894 से 1906 तक क्या होता है, मॉडरेट फेज स्ट्रगल जो चल रहा होता है इंडिया में, वहाँ पे भी चल रहा होता है। इस मॉडरेट फेज़ में क्या होता है, जैसे कि प्लीजिंग, प्लीडिंग, पिटिशन के साथ आप लड़ाई लड़ते हो अपनी आज़ादी की। इसमें क्या हुआ, जो उनकी फेयरवेल पार्टी था, अब उसको मीटिंग करार कर दिया गया। अब वहाँ पे लोग फॉर्मली एक्शन करने लगे इस कमेटी के ऊपर। अब उन्होंने क्या किया, विच ड्राफ्टेड अ पिटिशन, इन्होंने एक पिटिशन ड्राफ्ट करी फॉर द नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो उस टाइम की नेटल की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके लिए इन्होंने पिटिशन लिखा, जहाँ पे सारे वॉल्टियर्स जितने भी थे उन्होंने अपना साइन दिया, मतलब कि उन्होंने अपनी मंजूरी दी कि हाँ हम इस चीज़ के खिलाफ़ हैं। पब्लिसिटी दी गई इसकी प्रेस में काफ़ी ज़्यादा, पर बिल जो है वो फिर भी असेंबली के अंदर पास कर दिया गया था कि इंडियंस को राइट टू वोट नहीं होगा। अब इन्होंने सेकंड पिटिशन लिखी, जो कि लॉर्ड रिपन को लिखी गई थी, जो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर कॉलोनीज़, ब्रिटेन के अंदर रहते थे, मतलब कि वो। अब एक महीने के अंदर अंदर इन्होंने 10,000 सिग्नेचर करवा लिए उस पिटिशन के ऊपर कि ये जो हमारा बिल है वोट का, ये नहीं होना चाहिए। और ये साइन करवा के इन्होंने 10,000 सेंड किया रिपन को। थाउजेंड्स ऑफ कॉपी जो थी इसकी डिस्ट्रीब्यूट करी गई। अब ब्रिटिश की जो न्यूज़पेपर एजेंसी थी द टाइम्स, उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फैलाया और उसकी ऑथेंटिसिटी पे मोहर भी लगाई थी कि हाँ ये सच बात है, 10,000 लोगों ने साइन किया है। इंडियंस जो इंडिया में रह रहे थे उनको पता लगा कि साउथ अफ्रीका के अंडर जो इंडियंस रह रहे हैं उनकी कंडीशंस क्या है। साथ में 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस का गठन हुआ, जो कि पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो वहाँ पे इंडियन ओपिनियन की बातें कर रही थी। गांधी बिलीव करते हैं द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में, बट ऑल द फैक्ट्स बिफोर द इम्पीरियल गवर्नमेंट, उन्होंने सारी चीज़ों को पुट फॉरवर्ड रखा गवर्नमेंट के सामने कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं और आप इन्हें सुधार लीजिए। पर क्या हुआ, कुछ भी इन्होंने सारे पिटिशन वगैरह करके देख लिया, पर कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं रही। इनका पैसिव रेजिस्टेंस जो सत्याग्रह था, अब वो न्यू टूल रहा। इसके साथ इन्होंने आज़ादी की नई लड़ाई चालू करी। अब हम जब फेज देखते हैं पैसिव रेसिस्टेंस या सत्याग्रह का, वो आता है हमारा 1906 से 1914 तक, जिसमें इन्होंने क्या किया, यूज़ फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का पहली बार इस्तेमाल किया, जहाँ पे 1906 में इन्होंने फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू कीप ऑलवेज विद देम, अपने साथ इन्होंने हमेशा रखना चालू कर दिया था। जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, वो आपका पता होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वैसे ही जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो बता देता था कि अब बंदा इंडियन है और उसको वोटिंग राइट्स नहीं है। इस वजह से ये सर्टिफिकेट्स इशू किए गए थे इस टाइम पे, पर ये काफ़ी लोग इसके खिलाफ़ में थे। इसीलिए 11 सितंबर 1906 में जोहानिसबर्ग में एक एम्पायर थिएटर करके जगह थी, जहाँ पे पब्लिक मीटिंग करी गई, जिसमें कहा गया इंडियंस ने डिसाइड किया कि वो प्रोटेस्ट करेंगे इस बिल के ख़िलाफ़। गांधी ने इस्टेब्लिश किया पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, जब इनका पहला मॉडरेट फेज़ जो नाकाम रहा इसकी वजह से। जो इनकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो भी निकल गई। जो ट्रायल थे गांधी के खिलाफ चालू हो गए, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर के बीच में आ रहे हैं, और इनको साथ ही रेश निकाला बोला गया और साथ में इन्हें जेल में डालने की धमकी भी दी गई और डाला भी गया। अप्रॉक्स 155 लोगों को जेल किया गया उस टाइम पे, और जेल जो थी उस टाइम पे किंग एडवर्ड्स का होटल, ये कहना चालू कर दिया, क्योंकि इतने लोगों को इन्होंने जेल के अंदर भर दिया था। वो कह रहे थे कि जो किंग है उसका होटल बना दिया है जेल को, बिल्कुल सरकाज़म में। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल स्मुट्स की। ये जो था हमारे डिफेंस और नेटिव अफेयर मिनिस्टर था, यानी कि ये ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर था, जिसने गांधी के साथ मीटिंग करी और प्रॉमिस दिलाया कि वो ना रजिस्ट्रेशन लॉ जो है, जो कि इंडिया को रजिस्टर करने के लिए था, कि आपको रजिस्टर कर दिया है मतलब कि आप वोट नहीं दे सकते, ठीक है, उसको मन बोल दिया कि ये वॉलंटरिंग होगा। अगर इंडियंस चाहेंगे तो उन लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर वो लोग एग्री नहीं करेंगे तो हम उन्हें ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। पर इससे पहले सबके लिए कंपल्शन था कि वो रजिस्ट्रेशन अपना सर्टिफिकेट बनवाएं। गांधी ने इस बात पे एग्री कर लिया, पर क्या है, जो स्मिथ था उसने चीट कर दिया और उसने ऑर्डर कर दिया रेटिफाई रजिस्ट्रेशन,
तो मतलब उन्होंने बोला कि आपको करना ही पड़ेगा, मतलब उन्होंने धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया गांधी को। उसके बाद इंडिया के इंडियंस जो थे वहाँ पे रहने वाले, उन्होंने सबने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जला दिया, सारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जल गए। उसके बाद आता है स्टॉप ऑफ इंडियन इमिग्रेशन। ये आया एक नया बिल कि मतलब इंडियंस को अब आना ही बंद कर दो साउथ अफ्रीका के अंदर, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं माइंस के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं फ़िलहाल में उन्हें जेल भेज दो, और जो आने की तैयारी में है उन्हें आने से रोक दो। अक्टूबर 1909 में गांधी को भी जेल भेज दिया जाता है फाइनली। और जो गवर्नमेंट होती है वो डिपोर्ट करना चालू कर देती है इंडियंस को, बेसिकली जो पुअर होते हैं उनको इंडिया से, मतलब साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस भेजना चालू कर दिया जाता है। वापस भेज दिया, साथ में जो हमारे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट थे लोगों की, क्योंकि लोग तो वहाँ पे सिर्फ व्यापार करने गए थे ना, मर्चेंट थे वो लोग, तो अब उनके इकोनॉमिक लॉसेस होने चालू हो गए थे। साथ साथ में पीपल जो थे थक गए थे, इतने लंबे समय से वो मूवमेंट करते आ रहे थे सरकार के खिलाफ, पर सरकार उनकी डिमांड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। अब जो मर्चेंट थे उनके पैसे ख़त्म होते जा रहे थे, साथ ही जो एसोसिएशन उन्होंने बनाया था इसके लिए फंड्स की कमी पड़ने लगी। अब इस टाइम में जो गांधी का एक जर्मन फ्रेंड होता है कैलनबर्ग, इसकी काफ़ी सपोर्ट मिलती है गांधी को। जो इन्होंने एक फार्म सेटल किया टॉल्स्टॉय नियर जॉम्सनबर्ग इन 1910, अरेंज करने के लिए फंड्स को फॉर द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। फैमिली ऑफ सत्याग्रहीज यहाँ पे रह सकती थी, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, वो यहाँ पे रह सकते थे और अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते थे। ऐसा ही टॉल्स्टॉय फार्म इंडिया में ओपन हुआ, पर उसका नाम उन्होंने साबरमती रखा, जो अहमदाबाद में सिचुएटेड है। अब कुछ फंड्स जो है वो इंडिया से भी आने लगे, क्योंकि यहाँ के इंडियंस भी फील कर रहे थे कि भाई ये तो गलत हो रहा है, इनको फंड्स की कमी पड़ रही है सत्याग्रह करने में। तो सर रतन टाटा ने उस टाइम में, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हैदराबाद के निज़ाम ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया मनी का, ताकि लोग यहाँ पे रह करके सत्याग्रह आराम से कर सकें साउथ अफ्रीका के अंदर। और इन्होंने अब 1913 में भी प्रोटेस्ट चालू कर दिए थे पोल टैक्स के अगेंस्ट, जो कि इंडिया के जो बॉन्डेड लेबर वहाँ काम कर रहे थे उनके ऊपर 3 पाउंड का टैक्स इम्प्लीमेंट होना था इस के तहत। उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन छेड़ा, मना किया। साथ में जो इनका मास मूवमेंट था, अब वो सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साउथ अफ्रीका में इनवैलिड बताया इंडियन मैरिजेस को, मतलब कि अब यहाँ पे कांड तो हो ही रहा था, कांड में अब और भी कांड जुड़ गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है उनका कि इंडियन मैरिज जो है वो वैलिड नहीं है। मैरिज जो कि सिर्फ क्रिश्चियन मैरिज होंगी या फिर जिन्हें रजिस्टर कर दिया जाएगा वो ही मैरिज करार होंगी, बाकी सारी इलेजिटिमेट होंगी। अब ये बात तो काफ़ी इलीगल थी, क्योंकि जो हिंदू, मुस्लिम और पारसी रहते थे उनकी मैरिज सारी इलीगल कर दी, उनके जो बच्चे हुए उन्हें इलेजिटिमेट करार कर दिया गया। तो ये काफ़ी बेइज्जती वाली बात थी, ये इंसल्ट थी वुमेंस की, उनकी फैमिलीज़ की। तो अब वुमेंस ने भी इसको सपोर्ट करना चालू कर दिया मूवमेंट को, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ा गलत कर रही है। तो जो फाइनल फेज़ हुआ मूवमेंट का, जहाँ पे बॉर्डर इलीगली क्रॉस किए गए थे उनके द्वारा, जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था, देश से बाहर निकाल के फेंक दिया गया था। साथ में वर्कर्स ने स्ट्राइक चालू कर दी, जहाँ भी वो काम कर रहे थे, भले ही वो माइन में कर रहे थे या फैक्ट्रीज़ के अंदर कर रहे थे। गांधी ने एजिटेशन बढ़ानी चालू करी, बातें चालू करी न्यू कैसल टाउन के अंदर, जो कि उस टाइम की इलेक्ट्रिसिटी और पानी काट दिया गया था उनका, जो इस सत्याग्रह में ज्वाइन कर रहे थे वर्कर्स, उनका दाना पानी बंद करने की कोशिश करी गई थी। तो 1913 में मार्च लॉन्च किया जाता है टूवर्ड्स हमारा ट्रांसवोल, जो कि 2000 वर्कर के साथ गांधी जाना चालू करते हैं। ट्रांसवोल में भी वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पे उनकी जेल सिचुएटेड थी, और इस दौरान गांधी को 2 बार अरेस्ट कर लिया गया था, पर तीसरे अटेम्प्ट में जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो उन्हें सीधा जेल कर दिया गया। अब जो ट्रांसवल मार्च है हमारी, ये छोटी मोटी मार्च नहीं है, इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किए जाते थे, ब्रूटली मारा जाता था, उन्हें फोर्स किया जाता था। तो लोग ने काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, कि ये जो हमारे जेल्स में लोग रह रहे हैं इनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है। इसीलिए साथ साथ में जो इंडिया के अंदर वॉइस हो रहा था हार्डिंग उस टाइम का, उसने भी क्रिटिसाइज़ किया था साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट को कि वो बहुत गलत तरीके से सप्रेशन कर रहे हैं।
इस टाइम के बाद गवर्नमेंट जो एग्री करती है नेगोशिएशन करने के लिए गांधी के साथ और एक्सेप्ट करती है मेजर इंडियन डिमांड्स को। उन्होंने पोल टैक्स यानी कि जो बॉन्डेड लेबर पे 3 पाउंड का टैक्स लगाया था, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स यानी कि वो सर्टिफिकेट्स जिसमें बताते थे कि आप इंडियन हैं, जस्ट लाइक आधार कार्ड, जिसकी वजह से इनको अब वोटिंग का राइट नहीं था इंडियंस को, तो ये अबॉलिश कर दिया गया। इन्होंने अग्री करा कि ये ना इशू ऑफ इमिग्रेंट्स पे सिंपैथ मतलब कि ऐसे काम करेंगे कि ये उनका ही मैटर है अब, ठीक है, सिंपैथी के साथ, एम्पैथी के साथ, ये फीचर्स अब उनके अंदर आएंगे। उन्होंने ऐसा वादा किया। मैरिज मेथड जो अभी इलेजिटिमेट इलीगल बता दिए गए थे एक्सेप्ट द क्रिश्चियन मैरिजेस, अब उनको भी एक्सेप्ट कर लिया और उनको भी वैलिडेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, मेन चीज़ थी नॉन वायलेंस के साथ में गांधी ने विन कर लिया था, उनकी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली गई थी और गांधी जो है एक लीडर बन गए थे और इनको एक इनका फेज दे दिया था गांधीयन फेज। इसी के साथ ये जीत मना करके इस टाइम के बाद इंडिया में वापस आएंगे। तो अभी हमने देखा किस तरीके से गांधी थे, उनकी जीवन गाथा क्या रही और उन्होंने क्या पढ़ाई करी। उसके बाद साउथ अफ्रीका वो कैसे गए और साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या चेंजेस लेके आए, क्यों इतना बड़ा नाम है उनका साउथ अफ्रीका में। अगली वीडियो में जानेंगे हम कि उनका इंडिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।